तो आज हम लॉरेंस बिश्नोई की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। एक ऐसा नाम जो मतलब कॉलेज पॉलिटिक्स से निकलकर इंडिया के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गिना जाने लगा। और वो भी जेल में रहते हुए। हाँ, हैरत की बात तो यही है कि इतना बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क वो जेल की सलाखों के पीछे से चला रहा है। बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये एक डिटेल्ड आर्टिकल पर आधारित है जो उसकी पूरी जिंदगी और उसके जुर्मों का कच्चा चिट्ठा पेश करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। पंजाब के फाजिल्का जिले का एक गांव है, वहां जन्म हुआ। असली नाम बलकरण बराड़ था। अच्छा। पिता पहले हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, फिर बाद में खेती करने लगे। मतलब परिवार ठीक ठाक था फाइनेंशियली। फिर चंडीगढ़ गया कॉलेज की पढ़ाई करने और वहीं छात्र राजनीति में एक्टिव हो गया। हाँ, और अक्सर यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। बिल्कुल, यही कहानी ने मोड़ लिया। छात्र संघ का चुनाव हारा और फिर कहते हैं कि हार के बाद अपने विरोधियों पर गोली चला दी। पहली एफआईआर वहीं दर्ज हुई। तो मतलब अपराध की दुनिया में पहला कदम। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो छात्र राजनीति वाला एंगल है ना, ये कई गैंगस्टर्स की कहानी में कॉमन दिखता है। 2010-12 के आसपास ही उस पर लूटपाट, मारपीट, हत्या की कोशिश, ऐसे कई केस दर्ज हो चुके थे। अच्छा। फिर तकरीबन 2012 में गैंगस्टर अमनदीप हैप्पी देवड़ा से जुड़ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उससे फिर ये मामला सिर्फ कॉलेज की लड़ाई झगड़े वाला नहीं रहा, बल्कि वो संगठित अपराध की तरफ बढ़ गया। और फिर तो उसने जेल में रहते हुए ही एक पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। सोचिए जरा। हाँ। 700 से ज्यादा शूटरों का नेटवर्क। और ये फैला कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और विदेशों में भी। कमाल है। और ऐसा नहीं कि कोई बिखरा हुआ गैंग हो, बिल्कुल एक कंपनी की तरह चल रहा था सब। लॉजिस्टिक्स के लिए अलग लोग, हथियार के लिए अलग, वसूली के लिए अलग, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अलग टीम। प्रॉपर मैनेजमेंट। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि कई जो निचले लेवल के ऑपरेटिव्स होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो असल में किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, इससे तो टॉप वाला हमेशा सेफ रहता होगा। एग्जैक्टली। हाँ। और कनाडा में जो गोल्डी बराड़ बैठा है, वो उसका सबसे खास आदमी माना जाता है। बाहर के ऑपरेशंस वही देखता है। लेकिन सवाल वही है, जेल से ये सब होता कैसे है? ये मुमकिन कैसे है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है और थोड़ा परेशान करने वाला भी है। देखिए, पहली बार वो 2012 में पकड़ा गया था। हाँ। तब से वो ज्यादातर जेल में ही रहा है। पहले राजस्थान, फिर तिहाड़ और अब गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। आरोप लगते रहे हैं कि वो जेल से स्मगल किए हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, VoIP कॉल्स करता है, मतलब इंटरनेट वाले फोन कॉल्स। मैंने सुना जेल से इंटरव्यू भी दिए उसने। हाँ, ऐसी खबरें भी आई हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जेल के स्टाफ की मिलीभगत भी हो सकती है। देखिए, बिश्नोई भले ही चेहरा हो, लेकिन ऐसा नेटवर्क कई लेयर्स पर काम करता है, बाहर के साथी और शायद सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियां भी। ये तो है। और इस नेटवर्क का असर कितना बड़ा है, ये कुछ हाई प्रोफाइल मामलों से साफ पता चलता है। जैसे 2018 में सलमान खान को धमकी दी गई थी काले हिरण वाले मामले में, जान से मारने की धमकी। हाँ, वो काफी सुर्खियों में था। फिर मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली और कहा गया कि पूरी साजिश बिश्नोई ने जेल से रची थी। और ये सिलसिला सिर्फ पंजाब या सेलिब्रिटीज तक ही नहीं रुका। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका दायरा और भी संगीन जुर्मों तक फैला हुआ है। अक्टूबर 2024 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसमें भी इसी गैंग के लोगों का नाम आया। अच्छा। फिर दिसंबर 2023 में करनी सेना के प्रमुख थे सुखदेव गोगामेडी, उनकी हत्या हुई। और कनाडा में एक सिख नेता थे सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दोनेके, उनकी हत्या हुई। इन दोनों की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने ली। बाप रे, मतलब ये नेटवर्क कितना बेखौफ है और कितना फैला हुआ है। हाँ, इससे यही पता चलता है। और जैसा आपने कहा, बात सिर्फ भारत तक नहीं रुकी। इसके तार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दुबई, अमेरिका, वहां तक जुड़े बताए जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से कहानी एक इंटरनेशनल मोड़ लेती है जो काफी गंभीर है। कनाडा में कुछ खालिस्तानी कार्यकर्ता थे जैसे हरदीप सिंह निज्जर, उनकी और कुछ और लोगों की हत्याओं में इस गैंग का नाम सामने आया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खबर बनी थी। हाँ, और कनाडाई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ये हत्याएं भारतीय खुफिया एजेंसियों के इशारे पर की गई। इससे भारत और कनाडा के बीच, जहां पहले से ही कुछ टेंशन चल रही थी, एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो गया। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है, पर यह दिखाता है कि कैसे एक गैंगस्टर का नेटवर्क इंटरनेशनल रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो अभी की क्या स्थिति है? लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है? क्या चल रहा है? अभी वो साबरमती जेल में ही बंद है
और उस पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत कई मामले चल रहे हैं। अच्छा। और अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसके नेटवर्क को तोड़ा जाए। जैसे हाल ही में उसका एक शार्प शूटर पकड़ा गया, भूपेंद्र सिंह उर्फ भिंडा। तो मतलब लॉरेंस बिश्नोई की ये जो कहानी है, ये कई बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ बिल्कुल। एक आदमी जो सालों से जेल में है, उसका असर इतना कैसे फैल सकता है कि वो न सिर्फ देश में बड़े बड़े क्राइम करवा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मर्डर और 2 देशों के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन तक की वजह बन रहा है। सही बात है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं लगती, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर, खासकर हमारी जेलों के कामकाज और उनमें जो चुनौतियां हैं, उन पर भी एक तीखी टिप्पणी है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जेल की 4 दीवारी के अंदर से कोई बाहर की दुनिया में इतना पावरफुल असर कैसे रख सकता है। भविष्य में ऐसे नेटवर्क को जेल के अंदर से बनने और ऑपरेट होने से रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत।